गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक प्लानिंग और जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे इनके बारे में डिस्कस किया था और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या डिफरेंस होते हैं, कौन कौन से पैमाने पर उन पर चेक किया जाता है और कैसी वहाँ की अर्थव्यवस्था होती है। आप सभी जानते हैं, मैंने पहले ही बोल रहा था कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग जो आपने देखी थी 4 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख के आसपास थी। वेरस हम अगर हमारे इंडिया की कंपेयर कर दो नॉट मोर देन 40,000 के आसपास भी पर कैपिटा इनकम नहीं थी, जिससे कि ये आप साफ देख सकते हो कि हमें और कितना प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ किसी भी देश को अगर डेवलप या डेवलप्ड नेशन जब बोला जाता है, वहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट है ना, हमारे देश में रोज़गार की कमी है, ओके, जिसकी वजह से ये हम अंडर डेवलप है। जब पॉवर्टी यानी गरीबी एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल में हो जाएगा तो उस दिन से हमारी कंट्री डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी या फिर एक डेवलप कंट्री बन जाएगी। इसके साथ साथ हमने प्लानिंग कमीशंस के बारे में पढ़ा था, लाइक फर्स्ट 5 ईयर प्लान अभी ऑन रनिंग, जैसे 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 12th प्लान हमारा चल रहा है। ये बेसिकली 5-5 साल के प्लान बनाती है गवर्नमेंट, जिसमें ये इन 5 सालों में किसी स्पेसिफिक जगह पर इन्वेस्ट करती है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। लाइक सबसे पहला जो फर्स्ट प्लान बना था 1951 में से लेकर 1956 तक वो हुआ था, तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान इन पर दिया जो रेफ्यूजीज थे और जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स थे उन पर ध्यान दिया था। रीज़न ये था कि उस समय पार्टीशन हुआ था, बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जो पाकिस्तान से इंडिया ट्रैवल अपना घर वर सब कुछ बिजनेस सब कुछ छोड़ के यहाँ इंडिया में आए, तो उनको सेटअप करना, उनके लिए घर प्रोवाइड करना, उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाना या जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, इन सब चीज़ों में उन्होंने फोकस किया था। इसके साथ साथ सिंस इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, तो फार्मर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने प्लान किया था। तो इससे ये 5 ईयर के प्लान्स बनते हैं, जिसपे ये एम्फेसिस करते हैं कि हम इन 5 सालों में हम इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर देंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट अप होगी। ओके, अब हम बात करते हैं सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ओके, ज़रूरी नहीं है जितने प्लान बनाए हों वो सक्सेस हुए हैं, उसमें कुछ फेलियर्स भी हैं, तो सक्सेस और फेलियर हम दोनों इसमें डिस्कस करेंगे। Economic planning in India has begun from 1951 and till now 10 5-year plans have been completed. During this period, industrial framework of the country strengthened and self-dependency in agriculture was obtained. I mean 5 साल 5 ईयर के प्लान बनाने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो हमारी जो इंडस्ट्री है वो स्ट्रेंथ हुई और हम सेल्फ डिपेंडेंट बन गए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल। अगर हम क्लास 9th में हम बात कर रहे थे, जब हम फूड ग्रेन्स के वाला चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे क्लास 9 में, तो हमने एक बात पढ़ी थी कि जब इंडिया में फेमाइन आ गया था, मीन्स भूख मतलब खाने की कमी आ गई थी, तब क्या हुआ था, तब हमें यूएसए से वीट को अपने कंट्रीज़ में इंपोर्ट कराना था, जिससे कि हमने बहुत ज़्यादा पे किया था। अब रीज़न क्या था कि हमने अदर कंट्री से पे किया, तो उन्होंने मनचाहा दाम लिया और हमें पे करना पड़ा। अब उस रीज़न क्या था कि उस समय हमारी फसलें ख़राब हो गई थी, फसलें बर्बाद हो गई थी, प्रोडक्शन लेवल का नहीं हुआ था। उसकी सीख लेते हुए इंडिया ने काफ़ी कुछ एडवांसमेंट किया, जिसमें कि इंडिया ने 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा किया, एक तो इंडस्ट्री, सेकंड जो कि एग्रीकल्चर पे खुद डिपेंडेंट होना है, फिर खुद सेल्फ डिपेंडेंस होना। ओके, रैपिड एक्सपांशन अकर इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल फील्ड। इसके साथ साथ एजुकेशन पे भी इन्फोसिस किया इन्होंने, हेल्थ और अदर सोशल एक्टिविटीज़ पर भी, फील्ड्स पर भी ध्यान दिया। ओके, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ है ना, इंक्रीज इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। ओके, इंक्रीमेंट हुआ पर कैपिटा इनकम में, नेशनल इनकम में। ओके, एट करंट प्राइस ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज 9,142 sorry at the current price the national income of India was 9,142 crore in 1950 to 51। नेशन की इकोनॉमी या नेशन के पास जितना पैसा जमा था उस समय जो नेशनल की इनकम थी वो कितनी थी, 9,142 करोड़ इन 1950 to 51। वेर एज हम 2005 से 6 के बीच की बात करें तब हम नेशनल इकोनॉमी कितनी थी, 28,46,762 करोड़। ओके, 28 लाख करोड़ समथिंग की नेशनल इनकम थी। इन सिमिलर मैनर ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर कैपिटा इनकम इंक्रीज फ्रॉम 255 टू 25,000। उसके साथ साथ 1950s में पर कैपिटा ने पर पर्सन का जो हम एवरेज निकालते हैं, ओके, उसमें कितनी इनकम थी, 225 पर पर्सन इनकम।
whereas आज की तारीख में वो पर पर्सन 25,000 हो गई, तो डेफिनेटली देयर इज एन इंक्रीमेंट इन द नेशनल पर कैपिटा इनकम एज वेल एज इन द नेशनल इनकम ऑल्सो. Thus it is clear that the nation income as well as per capita income both increases during this 5-year plan. और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार कौन था? ये 5-year प्लान, जिसकी वजह से नेशनल इनकम एज वेल एज पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट हुआ. ओके. दूसरी चीज, इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. ओके. सम पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम इज इन्वेस्टेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ईच plan. High targets of saving and investment were fixed, in which nearly have been achieved. The gross saving and investment rates in the year 1950 to 51 were only 8.7% of the gross national product, which increased to 32.4 to 33.8% in the year 2005 to 2006. अब कोई भी कंट्री अपने कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, हो सकता है अपने इंडस्ट्री पे, हो सकता है अपने मिनरल्स पे, या फिर एसेट बना के इन्वेस्टमेंट करती है, सेविंग करती है. ओके. जब 1950 में भारत ने सोचा था कि हम कहीं इन्वेस्ट करें या सेव करें, तब 8.7% था की सेविंग रेट, है ना, या इन्वेस्टमेंट रेट. अब इन द ईयर 2005 to 2006 अब वो परसेंटेज 32 से 33% के बीच रह गया, यानी काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इन्वेस्ट भी हो रहा है एज वेल सेव भी हो रहा है. जिसका मतलब है कि अगर कोई भी देश अगर सेविंग करता है, इन्वेस्ट करता है किसी भी चीज़ में, तो ऑब्वियसली बात है उसकी इकोनॉमी को बूस्टअप होने में या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने में हेल्पफुल होता है. ओके. डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर सभी जानते हैं, फ्रॉम 1950s तो अभी तक में काफ़ी सारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में. ओके. तो वो भी कहीं ना कहीं हिस्सा था इन 5-year प्लानिंग का ही. द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज टू 2,083 लाख टन इन द ईयर 2005 to 2006. ओके. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का मैंने इसलिए नाम दिया था कि एक समय जो मैंने बताया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले हमारे देश में फेमाइन यानी भूखमरी की हालत हो गई थी, जिसकी वजह से हमें गेहूँ किसी यूएसए से इंपोर्ट करवाने पड़ रहे थे, जिसका सबक लेते हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ. ओके. जब 1950 to 51 में से हम 508 लाख टन ही प्रोड्यूस कर रहे थे, और आज 2005 से 2006 में हम 2083 लाख टन प्रोडक्शन करते हैं बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है. ओके. ड्यूरिंग पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, और हमने एग्रीकल्चरल चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ रखा है, सो मैं इसलिए ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं रहा. इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पर हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑब्वियसली बात है, कोई भी नेशन जब भी डेवलप होता है जहाँ पे उसकी नई नई इंडस्ट्री सेटअप हो रही है. लाइक अभी अगर हम रिसेंटली देखें तो आत्मनिर्भर भारत में ये कोशिश की जा रही है कि अदर कंट्रीज़ की, फॉरेन कंट्रीज़ की फैक्ट्रीज़ है या फिर इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ इंडिया में सेटअप हो, जिससे कि इंडिया में प्रोडक्शन होगा. ओके. इसके साथ साथ यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा. ओके. तो इसमें सिर्फ मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ. ओके. जिससे कि क्योंकि हम लोग पूरे पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं, आयरन स्टील है, सीमेंट है, इंजीनियरिंग के सामान है, कि गुड्स है, केमिकल्स है, बहुत सारी चीज़ें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं बाय दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके. सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ आंकड़े दे रहा हूँ. ओके. 1950 to 51 द नंबर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज वाज ओनली 5, विच रोज अप टू 242 इन मार्च 2006. पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट अपना जो कंपनीज होती है उसको लीज पे देती है. इसका एग्जांपल हम जानते हैं, पेट्रोल पंप हो गए, ये सब होगा, सब लीज पे जाते हैं. तो 1950 में पब्लिक एंटरप्राइजेस कितनी थी? 5. हालांकि मार्च 2006 तक वो बढ़ के पब्लिक एंटरप्राइजेस 2042 यानी कि 2042 ऐसी सरकारी और कंपनीज खुल चुकी हैं. जब देश आज़ादी हुआ था तब केवल 5 ऐसी पब्लिक एंटरप्राइजेस थी, पर लेकिन अब बढ़ चुकी हैं. लाइक भेल है, आपका भेल हो गया, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारी पब्लिक सर्विसेज हैं. ओके. इंक्रीज इन पावर जनरेशन यानी कि जो हम पावर जनरेट कर रहे हैं. ओके. हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं कुछ एक समय ऐसा था जहाँ पे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बट आज ऐसी कोशिश की जा रही है कि गाँव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाए, और जो कि अचीव भी हो रहा है. ओके. ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज कंसिडरेबली. पावर जनरेशन विच वॉज ओनली 5.1 बिलियन किलोवाट इन 1950 to 51. यहाँ पे आप नोट कीजिए 5.1 बिलियन किलोवाट प्रोडक्शन होता था इन द ईयर 1950 to 51, जो कि बढ़ के 623.2 बिलियन किलोवाट हो गया. सो कहीं ना कहीं काफ़ी सारा पावर जनरेशन हुआ है. ओके. जिस वजह से, ओके, और ये भी कहीं ना कहीं 5-year प्लान में था.
जिससे कि आज गांव-गांव में बिजली पहुंच रही है. ओके. Per capita consumption of electricity in 1951 was 2.4 kilowatt, which was now increased to 83.6 kilowatt. Okay, per capita consumption यानी कि per person consumption इंडिया में 2.4 किलोवाट हो रहा था 1950 to 51 में, जो कि अब बढ़ के 83.6 किलोवाट हो रहा है. Okay, by the end of March 2005, 85% of villages were fully electrified. और मार्च 2005 तक हमारे 85% of the villages पर पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दी गई थी. ओके. इंक्रीज इन द सेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. ओके. इंक्रीमेंट हुआ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, जिसमें कि ऑब्वियसली बात है रोडवेज बने, रेलवे रूट्स बने, रेलवेज ने अपना बहुत ज़्यादा एक्सपांड्स कर, और हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था गुड्स और सर्विसेज को एक जैसे जगह सेंड करना. ओके. ट्रांसपोर्ट करना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. ओके. इसमें थोड़ी सी मैं आपको बात और बता देना चाहता हूँ कि 1950 to 51 में रेल रूट जो था वो सिर्फ 53.6 थाउजेंड किलोमीटर था, जो कि आज की तारीख में 63.3 थाउजेंड किलोमीटर्स बढ़ चुका है. ओके. रेलवे रूट्स एंशिएंट टाइम से ही थे, बट लेकिन और उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया है. एज वेल एज जो रोड लेंथ थी वो केवल पहले 4 लाख किलोमीटर ही थी. ओवरऑल इंडिया की जो रोड लेंथ थी वो केवल 4 लाख किलोमीटर थी 1950 to 51, जो कि अब 33.2 लाख किलोमीटर हो चुकी है. ओके. तो कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हो कि हमारा रोडवेज और कम्युनिकेशन भी काफ़ी, मीन्स हमारा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी काफ़ी बड़ा है. इसके साथ साथ हमारे एयरवेज और वाटरवेज में भी काफ़ी ग्रोथ आई है. ओके. नाउ इसके साथ साथ कम्युनिकेशन जो बात होती है, तो यहाँ पे हम उसकी पोस्ट ऑफिसेस की बात करते हैं. तो पहले देश जब आज़ाद हुआ केवल 36,000 पोस्ट ऑफिसेस थे. आज की तारीख में कम से कम 1.5 लाख समथिंग पोस्ट ऑफिसेस अवेलेबल है, जो कि एंशिएंट टाइम अभी थोड़े टाइम पहले पोस्ट ऑफिसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी गुड्स को ट्रांसफ़र करने में, बिकॉज पार्सल होता था, जो भी चीज़ें होती थी, लेटर्स होते थे, जो भी सामान होता था, जो भी सामान में अंदर नोटिस वोटिस होता था, सब पोस्ट के थ्रू जाता था. आजकल हालांकि ईमेल हो गए, फैक्स हो गए, तो पोस्ट ऑफिस डिक्लाइन हो गए. आजकल जो है आप समझ ही सकते हो, जो जो प्राइवेट कुरियर सर्विसेज है उसको इंसान ज़्यादा प्रेफर करते हैं. पर लेकिन एक टाइम ऐसा था जब से पोस्ट ऑफिस पर ही रिलाई होते थे द मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए. ओके. फिर आती है एजुकेशन और हेल्थ. ऑब्वियसली बात है एजुकेशन और हेल्थ में काफ़ी सारा इंक्रीमेंट हुआ. ओके. जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, तो उसमें केवल जो यूनिवर्सिटीज़ डेवलप करने की बात है, उसमें केवल 27 यूनिवर्सिटीज़ डेवलप करने की बात होती है. पर लेकिन नाउ हमारे देश में 389 यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं. ओके. इसके साथ साथ लिटरेसी रेट उस समय 50 to 51 में 16.6 % ही था. हालांकि 2001 में वो 68.4 हुआ, मतलब कि हिंदुस्तान में भी जब इंसान थे वो अब लिटरेट होना स्टार्ट हो गया. ओके. सिमिलरली द प्राइमरी स्कूल्स में 2.3 लाख. ओके. 1950 to 51 में प्राइमरी स्कूल्स की गिनती कितनी थी? केवल 2.3 लाख, जो कि अब बढ़ के 7.10 लाख हो चुके हैं. और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उस समय 578 नंबर थे ना. यूनिवर्सिटीज़ अलग होती हैं, कॉलेजेस अलग होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज अलग होती है. उस समय इसको हम प्राइवेट भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, इनका एफिलिएशन यूनिवर्सिटीज़ में होता है. सो ये उस समय 578 कॉलेजेस थे, बट लेकिन नाउ देयर आर 46,796 कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया. अब उसमें एक और चीज़ है कि डेवलपमेंट और हुआ कि जब 1950 to 51 में जब बच्चों का ये सर्वे किया कि बच्चे की कौन सी उम्र में स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, तो 42.6% जो चिल्ड्रन थे वो 6 से 11 साल की एज में स्कूल जाना लगते हैं, जो कि अब वो 6 से 11 साल के बच्चे का जो परसेंटेज पहले 42.6 था, लेकिन अब वो 98.31 हो गया. लगभग सभी बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं. और फिर उसके बाद 11 से 14 साल की एज में कितने बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, तो उसमें केवल 12.7, यानी कि 11 से 12 साल के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे और अदर वर्क्स में लग जाते थे. तो उस समय काफ़ी लो परसेंटेज था, 12.7. हालांकि अब ये 62.49 बढ़ चुका है. हालांकि अब 62.49% बच्चे 11 या उससे ज़्यादा के बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जाते हैं, अपना स्कूल का लाइफ कंटिन्यू करते हैं. हालांकि 62.49% बहुत कम है, बट स्टिल वी हैव टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल अटेंड कर पाए.
इसके साथ साथ हमारी हेल्थ सर्विसेज में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। ओके, जैसे कि हम ये जानते हैं कि 1950 to 51 में 9209 हॉस्पिटल्स थे। ओके, पूरे देश में, जो कि अब 27,770 लाख। ओके, ये इतने सारे हॉस्पिटल्स जनवरी 2005 तक खुल चुके थे। ओके, अब इसके साथ साथ जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स थे उस समय, तो उस समय केवल अप्रॉक्सीमेटली 62,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर थे, यानी कि केवल हमारे पास जो स्ट्रेंथ डॉक्टर्स की 62,000 की थी। हालांकि वो अब 6.56 लाख तक पहुँच गई, यानी कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स कितनी है, 6.56 लाख की। ओके, और उसके साथ साथ सिंस हेल्थ सर्विसेज बढ़ने का फ़ायदा क्या होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, यानी कि पीपल्स, जब ऑब्वियस सी बात है कोई बीमारी होती है उसका इलाज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इलाज उसको मिल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा जिएगा, वरना छोटी मोटी बीमारी में पास डेथ हो सकती है। सिंस इंडिया में जब हेल्थ सर्विसेज बढ़ी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई। पहले ऑन एन एवरेज मीन्स ज़्यादातर डेथ 32 ईयर्स की एज में, उस समय बीमारी बहुत समय थी, बहुत ज़्यादा थी, डायग्नोसिस नहीं हो पाती थी। उस समय टीबी चलता था, एक तरीके का एक बुखार होता था जिसको कि आम भाषा में काला बुखार कहा जाता था, जिससे कि इंसान को बुखार आते से उसकी डेथ हो जाती थी। उसका इनके इलाज नहीं थे, जिसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 32 ईयर्स की ही रह गई थी। हालांकि अब हमारे पास हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 65 ईयर्स तक पहुंच गई है हमारी, मतलब को ऑन एन एवरेज 65 ईयर्स तक इंसान इंडिया में जी पाता है। प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर यानी बैंक्स ज़्यादा डेवलप किए गए वहाँ पे। ये भी प्लानिंग कमीशन का ही डिसीजन था कि बैंक्स को बढ़ाया जाए। ओके, तो दिसंबर 1951 में द नंबर ऑफ ब्रांचेस फॉर कमर्शियल बैंक वॉज ओनली 2647 कमर्शियल ब्रांचेस, यानी कि जो हमारी बैंक ब्रांचेस हैं क्योंकि उनकी संख्या कितनी थी, केवल 2646। हालांकि साल 2006 तक इन बैंक के ब्रांचेस यानी कि टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस कितनी थी, 69,666। इस दौरान बहुत सारी नई बैंक्स खुली भी। ओके, फिर आती है इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड एज वेल एज एक्सपोर्ट, है ना। हम अदर कंट्रीज़ में अपना गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट भी किया, वहाँ अदर कंट्रीज से इम्पोर्ट भी किया। ओके, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड द इम्पोर्ट्स एंड द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्रीज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। 1950 to 51 the import and the export for the country was rupees 68 and rupees 66 billion respectively. ओके, हमारा जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कंट्री में कितने रुपए, 608 से लेके 606 रुपये बिलियन तक हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे थे। मतलब या तो हम 608 बिलियन रुपए की चीज़ इंपोर्ट करवा रहे थे, या फिर हम 606 बिलियन रुपीज़ की चीज़ें हम बाहर अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो कि इंक्रीज हुई। हम अब मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़ा हम कितने बिलियंस तक था, हम 6,60,409 बिलियंस हम चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं ना अदर कंट्रीज से, हम अपने देश में मंगवाते हैं। वैरस हम अदर कंट्रीज को हम कितने रुपए की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, 4,56,414 बिलियन। ओके, और ये आंकड़े अब धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। ओके, ये हो गई हमारे जितने भी हमारे जो प्लानिंग थी, जो 5 ईयर के प्लान थे, उसमें ये सारे आपके पॉजिटिव पॉइंट्स थे। अब हम उसमें जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हम शॉर्ट कमिंग्स पढ़ेंगे, यानी कि नेगेटिव्स की कहाँ चूक हो गई या फिर कहाँ रोक हुई, है ना। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।